गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन का पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। इसके अंतर्गत अपना टॉपिक रहेगा अनुबंधों या ठहरावों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक एग्रीमेंट। अनुबंधों एवं ठहरावों के वर्गीकरण को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें फर्स्ट है वैधता के आधार पर, सेकंड है अनुबंध करने की विधि के आधार पर और थर्ड है निष्पादन के आधार पर। आज अपना टॉपिक रहेगा वर्गीकरण का वैधता के आधार पर, काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैधता के आधार पर ठहराव ऑब्लिक अनुबंध मुख्य रूप से 6 प्रकार के माने जाते हैं। पहला, वैध ठहराव या अनुबंध, व्यर्थ ठहराव या अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध, अवैध ठहराव और छठा है अपरिवर्तनीय ठहराव। इनमें प्रत्येक 6 का अपन वैधता के आधार पर अलग अलग रूप से वर्णन करते हैं। इसमें पहला लेते हैं वैध ठहराव या अनुबंध, वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वैध अनुबंध वह ठहराव है जिसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाते हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार वे सभी ठहराव अनुबंध हैं जो राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाए जा सकते हैं। अतः जिस किसी भी ठहराव को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तथा कानून द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता हो, वैध अनुबंध कहलाता है। वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में विस्तार से अपन ने पिछले वीडियो में वर्णन कर लिया था। सेकंड है व्यर्थ अर्थात शून्य ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, व्यर्थ ठहराव कहलाता है। व्यर्थ ठहराव का वैधानिक या कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। कानून की दृष्टि से ऐसा ठहराव बेकार ठहराव माना जाता है, अर्थात इसको इंग्लिश में NULL नल ठहराव के नाम से भी जाना जाता है और उसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे ठहराव से किसी भी पक्षकार को न तो किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है और न कोई वैधानिक दायित्व ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के ठहराव में किसी भी प्रकार के ना तो वैधानिक अधिकार और ना ही वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। जैसे अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव। तीसरा है व्यर्थ अनुबंध। वैधता के आधार पर तीसरा वर्गीकरण व्यर्थ अनुबंध। अधिनियम की धारा 2J के अनुसार एक अनुबंध जो राजनियम से प्रवर्तित होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है जब वह परिवर्तित होने से रुकता है। वस्तु स्थिति यह है कि व्यर्थ ठहराव या व्यर्थ अनुबंध शब्द अनुबंध की 2 स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। व्यवहार में ऐसे कुछ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं और ऐसे ठहरावों को धारा 2G के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, उन्हें व्यर्थ ठहराव कहा गया है। अगला प्रकार है ठहराव का व्यर्थनीय अनुबंध या इसका दूसरा नाम है शून्यकरणीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में धारा 2I में बताई गई है। धारा 2I के अनुसार ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो प्रवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। ऐसे अनुबंध में एक पक्षकार ठहराव के पक्ष में माना जाता है, दूसरा पक्षकार या एक से अधिक पक्षकार उस ठहराव को नहीं करना चाहते।
तो ऐसी स्थिति में ऐसे ठहराव को व्यर्थनीय ठहराव या अनुबंध कहते हैं। अधिनियम की इस परिभाषा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से पक्षकार या पक्षकारों को यह अधिकार नहीं होगा। अतः यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का विकल्प या अधिकार केवल पीड़ित पक्षकार को ही होता है। दोषी पक्षकार को ऐसा कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है। अगला है अवैध ठहराव। सामान्यतः वह ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अवैध ठहराव अर्थात वह ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है अवैध ठहराव कहलाता है। ऐसा ठहराव सामान्यतः देश के कानून या लोक नीति या जनहित के विरुद्ध होता है तथा दंडनीय प्रकृति का होता है। अवैध ठहराव शब्द को अनुबंध अधिनियम में किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु विधि विरुद्ध या गैर कानूनी ठहराव की परिभाषा अवश्य दी गई है। अधिनियम की धारा के 23 के अनुसार निम्नांकित दशाओं में किसी भी ठहराव का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध या व्यर्थ होता है। अर्थात अधिनियम के अंतर्गत अवैध ठहराव के संबंध में किसी प्रकार की किसी भी धारा में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन धारा 23 के अनुसार निम्नांकित दशाओं में किसी भी ठहराव का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध एवं व्यर्थ माना गया है। पहला, यदि वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित माना जाता है, अर्थात राजनियम उसे मान्यता किसी भी रूप में नहीं देता है। दूसरा, यदि वह ठहराव ऐसी प्रकृति का है कि यदि आज्ञा दे दी जाए तो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, अर्थात राजनियम की जो व्यवस्थाएं हैं उनका निश्चित रूप से उल्लंघन होगा, ऐसे ठहराव पूर्ण रूप से अवैध कैटेगरी में माने जाते हैं। यदि वह ठहराव कपटपूर्ण है, कपटपूर्ण स्थिति में भी ठहरावों को अवैध ठहराव की श्रेणी में माना जाता है। यदि उस ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, अगर स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता हो कि ऐसे ठहराव से किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति होगी या किसी की संपत्ति को क्षति होगी, तो ऐसे ठहरावों को अवैध ठहराव की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि वह ठहराव अनैतिक हो, यदि वह ठहराव नीति के विरुद्ध हो, अनैतिक हो, तो भी उसे अवैध ठहराव की कैटेगरी में माना जाएगा। लास्ट, यदि वह ठहराव लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो, तो भी उस ठहराव को अवैध माना जाएगा। इस प्रकार अवैधानिक या विधि विरुद्ध ठहराव शब्द अवैध ठहराव से अधिक व्यापक है। उपयुक्त वर्जित 6 शीर्षकों में दिए गए सभी ठहराव अवैधानिक ठहराव नहीं है, लेकिन राजनियम द्वारा वर्जित लोक नीति के विरुद्ध तथा अनैतिक एवं दंडनीय ठहरावों को ही अवैधानिक ठहराव कहा जा सकता है। अतः यह कथन पूर्णतया सही माना गया है कि प्रत्येक अवैध ठहराव अवैधानिक या लोक नीति के विरुद्ध होता है, किंतु प्रत्येक अवैधानिक या विधि विरुद्ध ठहराव अवैध नहीं होता है। अगला है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अप्रवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसे कुछ तकनीकी कमियों के कारण प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ये तकनीकी कमियां कई प्रकार की हो सकती है, जैसे उदाहरण के रूप से अनुबंध का लिखित में न होना, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अनुसार अनुबंध पत्र पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाना। इन तकनीकी कमियों को दूर कर देने पर अनुबंध को आसानी से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसी प्रकार किसी सार्वजनिक कंपनी का समामेलन तो हो जाता है, किंतु उसे अभी तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी कंपनी
समामेलन के बाद कोई अनुबंध कर लेती है तो वह उन अनुबंधों को तब तक प्रवर्तित नहीं करवा सकती जब तक कि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। इसी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं व्यर्थ तथा अवैध ठहराव में क्या अंतर होता है। व्यर्थ एवं अवैध ठहराव के अंतर्गत पहला अपन अंतर का आधार लेते हैं क्षेत्र। व्यर्थ ठहराव का क्षेत्र अवैध ठहरावों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इसमें सभी अवैध ठहराव सम्मिलित होते हैं। अवैध ठहराव एक संकुचित शब्द है। सभी अवैध ठहराव व्यर्थ होते हैं, किंतु सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं माने जाते हैं। दूसरा अंतर का आधार है कारण। ठहरावों के व्यर्थ होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का अभाव होना, अनुबंध में प्रतिफल का अभाव होना आदि अनेक कारण हो सकते हैं, जिनके कारण से अनुबंध को व्यर्थ ठहराव करार दिया जा सकता है। इसी प्रकार अवैध अनुबंध ठहराव अवैध तभी होता है जबकि ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित होता है अथवा लोक नीति या देश के कानून के विरुद्ध यदि होता है या दंडनीय प्रवृत्ति का होता है, तभी वह अवैध अनुबंध या ठहराव कहलाता है। दंड की व्यवस्था अगला आधार है। व्यर्थ ठहरावों के पक्षकार दंड के भागी नहीं होते हैं। अवैध ठहरावों के पक्षकार अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार दंड के भागी होते हैं। कुछ व्यर्थ ठहराव प्रारंभ में तो वैध के रूप में हो सकते हैं, अतः सभी व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ नहीं होते हैं, किंतु सभी अवैध ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माने जाते हैं। तो ये 5-6 अपन ने अंतर के आधार का अध्ययन किया। इसके बाद कल अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे सेकंड वर्गीकरण का आधार अनुबंध करने की विधि के आधार पर। धन्यवाद।